अब तक क्या कहा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट में तो चमार, महार, पासी, मीणा खा गए। चमार, महार, पासी और मीणा अलग अलग राज्यों। हाँ, अलग अलग राज्यों। उत्तर भारत में चमार खा गए, बिहार में पासवान खा गए, राजस्थान में मीणा खा गए एसटी के नाम पे, और उधर चले जाओ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो वो महार खा गए। ऐसा नहीं है, जो जाति लड़ेगी वो आगे बढ़ेगी, जो पढ़ेगी वो आगे बढ़ेगी, और जब लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से तो वो अपने हक के लिए लड़ेंगे और कहाँ से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, ओबीसी में कहा जाता है सब यादव खा गए, जाट खा गए। जब तक वाल्मीकि समाज झाड़ू छोड़ करके कलम नहीं पकड़ेगा, जब तक उनकी मांग तो ये होनी चाहिए थी, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार वाल्मीकि समाज का अगर भला ही चाहती है तो सरकार वाल्मीकि समाज के लिए स्पेशल स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े। जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर उनके लिए अलग से कोटा में कोटा दे भी दिया गया तो ये क्या गारंटी है कि वो उसी में आज यहाँ सर देश में भारत बंद हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप भी इसमें शामिल रहे, पर आप बड़े निशाने पर हो लोगों के, क्या वजह है आपके? किन के निशाने पर हो? आपके जो दोस्त हैं, आपके प्रिय मित्र हैं, नहीं, कौन से लोग हैं, नाम बताओ, तो का पता तो क्यों है चले। आप निशाने पर हैं? क्या नहीं, वजह है? निशाने पर है ना, अच्छी बात है। भाई पीछे रहोगे, भीड़ में रहोगे, क्या फायदा। आप अच्छा काम करके लोगों के विरोधियों के निशाने पे रहो, आरएसएस के निशाने पे रहो, बीजेपी के निशाने पे रहो, और तमाम वो संगठन जो देश के अंदर संविधान को नहीं मानते हैं, वो संगठन जो देश के अंदर असमानतावादी है, वो संगठन जो देश में भाईचारा नहीं चाहते हैं, अगर उनके निशाने पर राहुल नागपाल है तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप क्या मानते हैं, भारत बंद जो है तो सफल हुआ था या फिर विफल हो गया? कुछ लोग कह रहे हैं सफल है, कुछ कह रहे हैं विफल है। जो ये कह रहे हैं विफल है वो इसके विरोधी हैं, और जो कह रहे हैं सफल है वो इसके समर्थक हैं, यानी वो संविधानवादी हैं, यानी वो आर्टिकल 341 का समर्थन करते हैं, यानी वो लोग हैं जो देश के अंदर प्यार मोहब्बत भाईचारा बना कर रखना चाहते हैं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि असफल हुआ है तो उनसे पूछो कि उनके पास कौन सा पैमाना था नापने का जिससे असफल हुआ है, तो कोई पैमाना तो होगा ना नापने का। आपकी नजर में क्या हुआ? मेरी नज़र में और हमारे तमाम साथियों की नज़र में भारत बंद सफल रहा है, और जैसा भारत बंद हम चाहते थे सांकेतिक, वैसा भारत बंद हुआ है। हम नहीं चाहते थे सरकार के साथ या पुलिस प्रशासन के साथ में मुठभेड़ हो, हम नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, हम नहीं चाहते थे कि 2 अप्रैल के भारत बंद की तरह इस बार हमारे बच्चे शहीद हों। हम चाहते थे भारत बंद तो हो, रोज प्रदर्शन तो हो, लेकिन एक दायरे में और संवैधानिक दायरे में हो। ऐसा ना हो कि कोई मनुवादी उसमें भीड़ में घुस करके हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद के जो मुकदमे हैं वो अभी भी हमारे लोगों पर चल रहे हैं, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। तो भारत बंद के एक दिन पहले ही आपका खुद का बयान है कि वो जो है भारत बंद में ना जाए लोग, घरों से बाहर ना निकले। हमने ये कहा था, उसको पूरे वीडियो को आप देखिए, राहुल नागपाल ने ये कहा है कि हम भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं, वैसे भारत बंद का जैसा भारत बंद लोग चाह रहे थे, इसको उग्र बनाना चाह रहे थे। इस पर जिस प्रकार से भड़काऊ बयान, एक तरफ से वाल्मीकि समाज के भड़काऊ बयान आ रहे थे कि हम मिठाई बांटेंगे, दूसरे वाले कह रहे थे हम लठ मारेंगे, तीसरे वाले जंतर मंतर पे कह रहे थे 20 तारीख को जहां जाटव चमार मिल जाओ उसके गले में जूतों की माला डाल दो। तो आप ये समझिए आंदोलन किधर जा रहा था। तो मेरे जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं समाज को नुकसान होने से रोकूं। तो इसलिए हमने 20 तारीख की शाम को ये बात कही कि भाई आप लोग घरों से मत निकलना तो शांति प्रिय निकलना, डीएम को जाकर के ज्ञापन सौंपना। यही बात हमारी जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी ने कही थी कि सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो मैं तमाम उन साथियों को, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी के हों, चाहे चिराग पासवान की पार्टी के हों, चाहे आरजेडी की पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, मैं उन तमाम अपने घटक साथियों का, घटक मित्रों का धन्यवाद करता हूँ। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस पर हर कोई वक्ता सवाल खड़े कर रहा, खासकर जो दलित बुद्धिजीवी हैं वो भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो कभी जिन्होंने वोट मांगे थे दलित समाज से कह के कि कांग्रेस को वोट दो, आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए वोट डलवाया था, उनमें मैं भी शामिल हूँ। आप मेरा भी नाम लो, इसमें कैसे हल्के में क्यों नापते मुझे। उसमें हम खासतौर से रतनलाल सर और 1-2 लोग और थे जिन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करो। क्यों कहा था? अगर मेरे सामने 3 दुश्मन खड़े हैं, एक 100 जूते मारेगा, एक 50 मारेगा, एक 10 मारेगा, पिटना जरूरी है तो किससे पिटूं? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 10 वाले से पिट लूं। हो सकता है उसका मैं जूता भी छीन लूं, वो ना भी मारे। तो मुझे पता था कि बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो वो 100 मारेगी,
ये दूसरे वाले आ गए, ये 50 मारेंगे। ये कांग्रेस की अगर बन गई तो इसने कुछ ना कुछ तो दलित समाज को दिया ही है। इसी कांग्रेस की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे भी हैं, ये भी सच्चाई है। तो वो हो सकता है उसका जूता भी छीन लो, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब भी हुए। आज वर्तमान हालात जो है, जिस प्रकार से दलितों के हक हकूक पर कुठाराघात किया जा रहा है, संविधान के आर्टिकल 341 को तोड़ करके जो ये वर्गीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, इसमें कांग्रेस की खामोशी, समाजवादी पार्टी की खामोशी, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव का पहले ही दिन कहने का हम इसका समर्थन करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये लोग वोट लेने के लिए तो उस समय संविधान की किताब हाथ में लेकर के घूम रहे थे, लेकिन वो संविधान इन्होंने पढ़ा नहीं, उसकी सिर्फ डायरी लेकर के घूमते रहे, डायरी समझ के उसको। भाई उसको पढ़ा करो, उसको समझा करो, और अगर आप लोग सही चलोगे तो हम आपके साथ हैं। जब हम बहन कुमारी मायावती जी के गलत डिसीजन के कारण उनके खिलाफ जा सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं, तो आपको भी छोड़ सकते हैं। हमारा आपके साथ परमानेंट एग्रीमेंट थोड़ी हो रहा है। हम अपने समाज के हक हकूक की लड़ाई के लिए वो हर काम करेंगे जिससे समाज मजबूत हो, जिससे समाज की आने वाली युवा पीढ़ी और हमारा आने वाला जो भविष्य है वो मजबूत हो। और इसके लिए राहुल नागपाल ने तो व्यक्तिगत रूप से कुछ मांगा नहीं, रतनलाल सर ने तो कुछ मांगा नहीं, ना हमने आज मांगा ना कल मांगेंगे। हाँ, ये सच्चाई है कि अगर मैं कल को राजनीतिक हो जाता हूँ तो मैं हाथ जोड़ करके समाज से कह दूंगा, भाई मैंने फला पार्टी ज्वाइन कर ली है, मैं MP MLA विधायक सांसद बन गया हूँ, अब मुझसे सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद छोड़ देना, अब मैं राजनीतिक हो गया और राजनीति की बात करूंगा। तो ये इतनी बात हर नेता को, सामाजिक कार्यकर्ता को ईमानदारी से कहनी चाहिए। अगर मान लिया जाए इस फैसले को लागू कर दिया जाए, जैसे अभी कहा जा रहा है कि जो SC ST में जो लोग हैं वो चमार ज्यादा आरक्षण ले रहे हैं, कल को अगर इसमें कैटेगरी बनाई दी जाती है फिर तो तीसरा कहेगा कि देखिए मेरी बात सुनो, आपके सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका जवाब भी उतनी महत्वपूर्णता के साथ मैं दूंगा। अब तक क्या कहा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट में तो चमार, महार, पासी, मीणा खा गए। चमार, महार, पासी और मीणा अलग अलग राज्यों, हाँ अलग अलग राज्यों। उत्तर भारत में चमार खा गए, बिहार में पासवान खा गए, राजस्थान में मीणा खा गए ST के नाम पे, और उधर चले जाओ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो वो महार खा गए। ऐसा नहीं है, जो जाति लड़ेगी वो आगे बढ़ेगी, जो पढ़ेगी वो आगे बढ़ेगी, और जब लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से तो वो अपने हक हकूक के लिए लड़ेंगे और कहाँ से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, OBC में कहा जाता है साहब यादव खा गए, जाट खा गए। भैया जब पीछे वाले तुम आगे आओगे ही नहीं तो किसी ने तुम्हारे लिए बैरिकेडिंग तो लगानी रखी, तो तुम हाथ से आगे बढ़ोगे नहीं। अब दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि वर्गीकरण कर दिया जाए, तो उस वर्गीकरण वाले सवाल पर मेरा ये जवाब है कि भाई अब तक तो ये आरोप सिर्फ ये लग रहा था चमार, महार, पासी, मीणा खा गए। कल को अगर तुमने A B C D कैटेगरी में बांट दिया तो ऐसी भी 1100 से ज्यादा जातियां शेड्यूल कास्ट ट्राइब में कि अगर उनमें से फिर ये सवाल दोबारा खड़ा होगा कि साहब ये B ग्रुप में ये वाले ज्यादा खा गए, आपके वाल्मीकि ज्यादा खा गए, आपके धानक ज्यादा खा गए, इन कंजरों को नहीं मिला, इनको नहीं मिला, क्या नाम है, मूसाहार जाति को नहीं मिला, माझियों को नहीं मिला। तो ये कैसे तय किया जाएगा कि जिस सवाल पे आज पूरा देश उलझा हुआ है, इस सवाल पर कल ये दोबारा सवाल खड़ा नहीं होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को बात क्लियर करनी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं कि वर्गीकरण, तो या तो भाई जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से 1108 ही बना दो ना, पूरे 1108 बना दो, 1108 कैटेगरी में कर दो। और क्या भाई, कल को कोई ना क्या नाम है, कोई नाराजगी ना कोई झगड़ा, सब पगला जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ये अभी तो पगला रहे हैं, अभी तो पगला रहे हैं। अभी क्या हो रहा है भाई, अभी भी तो सुप्रीम कोर्ट ने पगलाने वाला काम कर दिया। उसने तो जजमेंट देके वो तो गवई साहब और चंद्रचूड़ साहब आराम से AC में सो रहे हैं, या समाज लट लेकर रोड पे घूम रहा है, भंगी चमार को ढूंढ रहा है, चमार भंगी को ढूंढ रहा है। अजीब सिस्टम हो गया देश के अंदर। फिर बाद में कौन किसको ढूंढेगा जब कैटेगरी बन जाएगी? कैटेगरी बना दो ना। अब इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट की 25% जातियों में से लगभग पूरे देश के अंदर 10-12% जाटव है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 6 करोड़ जो है वो जाटव है। अब भाई कैसे आप कहोगे कि 6 करोड़ जाटव को आप कैसे कहाँ रखोगे, महार को कहाँ रखोगे? तो या तो ये कहा जाए चमार, महार और ये जो है इनको इतने % मिलेगा। अब ऐसी भी जातियां हैं महाराष्ट्र के, कैसा है, यही तो है झगड़ा। हरियाणा में तो ST 8 भी नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। अब तक SC ST का जब होता था, कोई नहीं होता था तो एक दूसरे में बढ़ जाता था। अब इन्होंने कहते कि नहीं ST का कोई कैंडिडेट नहीं है तो जनरल को चला जाएगा, SC का कोई कैंडिडेट नहीं है तो जनरल को चला जाएगा। तो भाई ये कुल मिलाकर के समझने की जरूरत है, ये आरक्षण को छीनने की बात है और कोई दूसरा मतलब नहीं है। लिहाजा मेरी तो सभी लोगों से अपील है कि इसका विरोध करिए, इसको वापस करिए, और सरकार जो अगर मोदी जी इतने ही दलित हितैषी हैं तो उनसे भी है कि वो अध्यादेश लाएं और इसको वापस करवाएं। सर एक सवाल, वाल्मीकि समाज इसको क्यों नहीं समझ पा रहा है सर? वाल्मीकि इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि वो उसको लग रहा है कि शायद अब जो मिला है, जैसे वो पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, तेलंगाना का जिक्र कर रहे हैं, और एक स्टेट आंध्रा का वहाँ का जिक्र कर रहे हैं कि अब हमको स्पेशल कैटेगरी मिल जाएगी और हम जो है वो पढ़ लेंगे। सच्चाई की बात यह है कि पढ़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जब तक वाल्मीकि समाज झाड़ू छोड़ करके कलम नहीं पकड़ेगा, जब तक उनकी मांग तो ये होनी चाहिए थी, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार वाल्मीकि समाज का अगर भला ही चाहती है
तो सरकार वाल्मीकि समाज के लिए स्पेशल स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, ताकि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर उनके लिए अलग से कोटा में कोटा दे भी दिया गया तो ये क्या गारंटी है कि वो NFS नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वो सीट जनरल कोटे में नहीं जाएंगी? क्या गारंटी है कि वो जो है आगे चल करके दलित समाज का कोटा जो कहीं ना कहीं खुल जाएगा, मतलब कम हो जाएगा? तो ये सारी बातें हैं, इनको वाल्मीकि समाज के लोगों को समझना चाहिए। वो हमारे छोटे भाई हैं, वो हमें बार बार बड़ा कह रहे हैं। अनपढ़, आप बार बार अनपढ़ क्यों कह रहे हैं? अब भाई साहब मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा राहुल नागपाल अकेला, ये डेटा कह रहा है। वाल्मीकि समाज की साक्षरता दर क्या है? आप पूरे देश का आंकड़ा कर लो, निकाल लो भाई। सरकार पहले तो डेटा पेश करे कि क्या है डेटा, किस हिसाब से नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या है। और दूसरी बात, सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब सरकार के पास नौकरी ही नहीं है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट में एक RTI लगाई गई है। केजरीवाल सरकार जब से बनी है 10 साल से, केवल 429 या 30 लोगों को नौकरी मिली है सरकारी। 10 साल में कम से कम लाखों आदमी रिटायर हुआ होगा, और नौकरी कितनी मिली है? 430 नौकरी 10 साल में मिली है। एक साल में 43 लोगों को नौकरी, और यहाँ जुत्रम पुत्रम हो रही है कि साहब हमें नौकरी दो। अरे जब भैया नौकरी है ही नहीं तो फिर नौकरी मिलेगी कहाँ से? सरकार रोज तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप क्यों भारत बंद कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसलिए भारत बंद कर रहे हैं कि जो भी है उसको रखाए रखिए, और इसको जो सरकार जो है वो सरकारी सिस्टम को बेच रही है, इसका विरोध होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। और जो भी सरकार आगे की आए वो इसको रोके, ताकि इसमें कोटे में कोटा ना हो और वर्गीकरण ना हो, और लोगों का जो आरक्षण है वो हमेशा के लिए बना रहे।